पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है किसी भी कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल सोर्स लगाने के बाद, जैसे बैटरी हम लगाते हैं या वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम होती है। वो वेलोसिटी लगभग 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड के रेशियो में होती है। यदि एक्सटर्नल सोर्स हम नहीं लगाते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड होती है वो बहुत अच्छी खासी होती है। उसका मान कम से कम 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास था। हमने ये स्टडी कर लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि जो आपका कैलकुलेशन किया गया था कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, यदि हम 10 किलोमीटर वायर में इलेक्ट्रॉन को यदि भेजते हैं तो कितना टाइम ले लेता है। तो लगभग टाइम लिया था 431 ईयर। क्यों? क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन की, वो लगभग 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड है। अब इतनी कम स्पीड में यदि उसको 10 किलोमीटर का सफ़र करना होगा तो वो 431 ईयर तो लगा ही देगा। इतने साल तो फिक्स है कि वो लग ही जाएगा। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि चार्ज वेलोसिटी एक टॉपिक पूछता है, उसी से रिलेटेड है चार्ज वेलोसिटी। तुम देखते हैं टॉपिक चार्ज वेलोसिटी। चार्ज वेलोसिटी, इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। द स्पीड with which charge drift in a conductor is called the velocity of charge। इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड होता है चार्ज का, जो ड्रिफ्ट स्पीड है हमने निकाला था और जो आपको बताया था, वही ड्रिफ्ट स्पीड आपके चार्ज का वेलोसिटी कहलाता है। आप कभी भी ध्यान रखिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी बोले या चार्ज की वेलोसिटी बोले, चार्ज में कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। उन सब की वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही बोलेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या? वो उसकी एवरेज वेलोसिटी है जो एक्सटर्नल सोर्स लगाने के बाद उसके कम हो गया था, तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और एक और जो आपको बताते हैं यहाँ पे टॉपिक, आपको ये बताए थे कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस जनरेट होगा कि यदि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ही कम है, बहुत यदि कम है, और वो भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकंड में। जो आपने देखा था कि बहुत टाइम लगता है, 10 किलोमीटर भी जाता है तो कम से कम 400 ईयर लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। तो कैसे इतना फास्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी इतनी फिर भी फास्ट कैसे? तो उन्हें बताया था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर लिखिएगा। यदि ये क्वेश्चन आप मान रहे हैं तो इसका आंसर लिख लीजिएगा ये कि वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, फैलाव जिसको बोलते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन है, जो फैलाव है, उसके वजह से ही ऐसा होता है। ठीक है, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन की गति से, नहीं, इलेक्ट्रॉन की गति से नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभाव होता है, जो प्रसार होता है, वो लगभग जो है कि लाइट के स्पीड के बराबर होता है। लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इतनी स्पीड होती है उसकी फैलाव का, समझिए। इसी वजह से जो है कि ये फास्ट जो है कि होता है इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेशन।
बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट, ऐसे, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे, हमने पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वर्क कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब आते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट्स क्या, हमें पढ़ना क्या है। तो यहीं से शुरुआत होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यहाँ से शुरुआत वैसे ही होगा जैसे आपने साइंस यदि पढ़ा होगा, साइंस का डिफिनीसन यदि आपने पढ़ा होगा, तो साइंस ये कहता है, थोड़ा सा साइंस समझ लीजिए कि साइंस कहता क्या। साइंस ये कहता है कि किसी भी फैक्टर का जो आप नॉलेज यदि इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका एक तरीका होना चाहिए। वो क्या बताता है कि वो सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। इस हिसाब से यदि आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन समझ में आएगा और आपको याद भी होगा। सोचिए कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतना बड़ा टॉपिक है, इतना जो है कि बड़ा है कि यदि आपको ऐसे पढ़ा दिया जाए तो याद करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से ये ध्यान दिया जाता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना है, कौन चीज़ कहाँ पे पढ़नी है ये आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं से भी उठाएं और कहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो हमने पूरा देख लिया कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वर्क कैसे होता है, हमें वर्क करना है, इंजीनियरिंग का मेन उद्देश्य वही है। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, उसका मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यदि किसी कक्षा में 4 हो तो क्या होगा, 4 से कम हो तो क्या होगा, 4 से अधिक हो तो क्या होगा, 8 होगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमने जो है कि यहाँ पे देखी है। और इसके बाद हमने ड्रिफ्टिंग के बारे में भी समझा है कि इलेक्ट्रॉन यदि मेटल के अंदर मूवमेंट करता है तो उसकी ड्रिफ्टिंग होती है, और ड्रिफ्टिंग क्या स्पीड होती है उसकी, उसका मान क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना स्लो होता है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कितनी फास्ट होती है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पार्ट्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे हम पावर प्लांट पे हैं, वहाँ पे कोई मैकेनिकल पैरामीटर होता है, मैकेनिकल पैरामीटर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ऐसे करके मैकेनिकल पैरामीटर दिया, जैसे कोयला हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल, ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैकेनिकल पैरामीटर है ये। जैसे जैसे यहाँ कोयला भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, या कोई भी फ्यूल हो सकता है। जैसे फ्यूल के बारे में यदि बोला जाए तो कोई फ्यूल हो सकता है, एनीथिंग्स, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर। वो पावर प्लांट में पढ़ा जाएगा, जहाँ पावर प्लांट होता है वहाँ पे इन मैकेनिकल को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि ये कन्वर्ट हुआ है मैकेनिकल टू, लिख सकते हैं कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये कन्वर्ट हुआ, और जब ये कन्वर्ट हुआ तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये एक सोर्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है या पैदा किया जाता है, ठीक है। मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप बोल सकते हैं कि ये जनरेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसमिट किया जाएगा। और ये यहाँ पे जब पहुँचेगा आपके शहर में, आपके गांव में, तो वहाँ एक पावर हाउस बनाया रहेगा, और वहाँ से बिजली आपके घर में जब दी जाएगी तो घर में जो बिजली दी जाएगी तो आप वहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल में, ठीक है। मैकेनिकल में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब मैकेनिकल में आपने कन्वर्ट किया तो मैकेनिकल में कन्वर्ट किस रूप में हो सकता है, या तो हीट हो सकता है, या लाइट हो सकता है,
या कोल्ड हो सकता है, ठंडा हो सकता है, ईटीसी बहुत सारा है जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया गया है, ठीक है, यूटिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे यूटिलाइजेशन आपको पढ़ना भी है। ये आपका जेसन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास था, सोर्स था, जैसे कोयला हो गया, वाटर हो गया, फ्यूल हो गया, कोई भी, इसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। एक तो हमारा यहाँ पे वर्क हुआ, यहाँ आपको पावर हाउस पढ़ना है, अरे पावर प्लांट पढ़ना है कि कैसे पावर प्लांट में मैकेनिकल या कोयला को ले जाया जाता है तो बिजली को पैदा किया जाता है, तो यहाँ पे आपको पावर प्लांट पढ़ना है। इसके बाद इस पावर प्लांट को पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे देखा कि ये मैकेनिकल एनर्जी को जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है, तो कन्वर्ट करने के बाद इसको हम सोर्स बोलेंगे, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, सोर्स है। इसके बाद इसको बोलते हैं कि यहाँ से लेके आपके शहर तक ले बिजली को या लाइन को ट्रांसफ़र किया गया है यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहीं से यहीं तक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद आपके घर में भी यूज मैकेनिकल का ही है ये सब, और यहाँ भी हमें मैकेनिकल ही है, लेकिन एक कपलर के रूप में आपके घरों से और पावर प्लांट जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक कपलर की तरह काम करता है, एक कपलर की तरह है, एक मीडियम है, एक माध्यम है, न कि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी या डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई वर्क करते हैं। कोई वर्क डायरेक्ट नहीं होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ये इसको लिख सकते हैं आप कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यही माध्यम है बीच का, जिसको आप ट्रांसमिशन लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर एंड एनर्जी ये है। और एक काम और इसमें किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल कितना किधर भेजना है, तो कंट्रोल पॉइंट यानी कंट्रोल किया जाता है, इसको बोलते हैं हम कंट्रोल। कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी बिजली कहाँ कितनी भेजनी है पता नहीं चलेगा, तो कंट्रोल किया जाता है। आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ से यहाँ तक। अब ये समझिए कि ये आपका मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास है, इसको हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी सोर्स है। सोर्स के बाद हमने लोड को भेजा, एक तरह से इसको आप लोड बोलेंगे कि लोड को हमने भेजा, लोड तक भेजने के बाद फिर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिला। इसका मतलब केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी बस मीडियम है, ओनली फॉर मीडियम। ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्ट ज़रूरत है घरों में, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है घरों में। तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन जनरेट होता है यहाँ पे कि क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद फिर उसको आपको समझाते हैं। क्वेश्चन ये आपके दिमाग में पैदा होना चाहिए कि द रीजन बिहाइंड, हम लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, द रीजन्स बिहाइंड यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए एजेंट, एज ए एजेंट्स आर कपलर। इसका आंसर देखिए, ये चीज़ें आपको पहले भी हमने बताया था, लेकिन अब यहाँ पे आपका यदि ये आप डायग्राम देख रहे हैं तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि यदि हम ये डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी हमें हालांकि मिल रही है, ये मैकेनिकल एनर्जी ये, ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में मैकेनिकल एनर्जी है भी। अब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। कन्वर्ट करने के बाद फिर आपके घर तक भेजा गया, तो फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में ही कन्वर्ट किया गया, ये नहीं कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल ही यूज कर दिया गया। तो पीछे यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो पीछे भी हमने आपको बताया था कि एक तो ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छी सुविधा होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे गुड एनर्जी है, किसी भी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि यदि मैकेनिकल एनर्जी हो
यदि डायरेक्ट कोयला आपके घर पे भेजा जाएगा तो वो किसी फार्म में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये मुख्य रीज़न है। तो आप इसका एक आंसर लिख लीजिएगा सीधा कि द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज द मोस्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज द most efficient system that means its efficiency is much higher than any other system इसका कहने का सीधा है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम सबसे मोस्ट इफिशिएंट सिस्टम है। इसकी इफिशिएंसी जो होती है बहुत ही हायर होती है कंपेयर टू अदर सिस्टम की। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ऐसे ऐसे मशीन्स होते हैं जिनकी इफिशिएंसी लगभग 99% चली जाती है, ठीक है, 95 से ऊपर चली जाती है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि केवल एक कपलर की तरह ही इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ना कि उसको यूज किया जाता है डायरेक्ट आपके घरों में। ये सिर्फ एज ए कपलर की तरह यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सोर्स है, सोर्स की जगह अब आपको अब पूरे इलेक्ट्रिकल का समझिए कि यही ओवरव्यू है पूरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। अब यहाँ पे आपका मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगा। यहाँ आपको पढ़ना है, पावर प्लांट पढ़ने हैं आपको। जैसे बिजली पैदा हो जाएगी, जनरेशन हो जाएगा, अब यहीं पे जनरेशन में आपको जनरेटर वो मशीन के अंतर्गत पढ़ना, हालांकि मशीन का हिस्सा है, लेकिन पावर प्लांट में बार बार जनरेटर का नाम लिया जाएगा, एसी जनरेटर या जिसको अल्टरनेटर बोलते हैं कि अल्टरनेटर है वो। इसके बाद यहाँ पे पूरे पावर प्लांट को अच्छे से क्लियर होने के बाद तब आपको बिजली को फिर सेंड करेंगे अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घरों में। तो जो बिजली को भेजी जाती है, जो भेजने वाला हिस्सा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट किया जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे। और ट्रांसमिट इसकी काफ़ी ही इफिशिएंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत कम आता है। और उसको भेजने का जो माध्यम होता है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का बहुत ही कम डायामीटर के कंडक्टर में एक मैक्सिमम अमाउंट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजा जा सकता है। तो यहाँ से लेकर आपको घरों तक ले सेंड किया जाएगा। हालांकि उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं फॉल्ट भी हो सकता है, कहीं वायर टूट भी सकता है, कहीं शॉर्ट सर्किट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फॉल्ट एनालिसिस, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन भी पढ़ना है आपको, कंट्रोल भी पढ़ना है। तो ये यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के साथ ही, यानी कि एक पूरे बुक में ही आ जाता है कि एक आपका जनरेशन है, जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन के बाद उसको आप कंट्रोल करते हैं, या उसको आप सीधा सिंपल बोलेंगे कि हम जो है कि कैसे भेजते हैं, कहीं फॉल्ट हो गया तो उसका एनालिसिस कैसे करें। आपके घर में जब बिजली पहुंचती है तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं, वो भी किस फॉर्म में, मैकेनिकल के ही फॉर्म में। मतलब यहाँ मैकेनिकल, यहाँ मैकेनिकल, ये सब इतना जो काम किया जा रहा है और जो आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जानकारी लेनी है, वो सब भेजने वाला ही सिस्टम है कि आपको केवल बिजली पैदा करके इसके बाद उसको भेजने तक ही पढ़ना है। घर में यूज होगा वो मैकेनिकल है, बाहर था मैं यहाँ पे वो मैकेनिकल था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आपके घर पे पहुँचेगा तो उसका यूटिलाइज करेंगे आप। तो यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सब्जेक्ट होता है, वो भी आपको पढ़ना है। यूटिलाइजेशन पढ़ने के बाद आपको इसके बाद वहाँ पे मशीन भी पढ़नी है। मशीन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ट्रांसफार्मर भी पढ़ना है, ट्रांसफार्मर हर जगह यूज किए जाएंगे। ऐसे करके पूरे के पूरे सब्जेक्ट यहीं पे आ जाएंगे। नीचे हम आपको बताते हैं कौन कैसे सब्जेक्ट आएंगे। और जैसे ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल रहा है, तो इसी के पैरेलल में ही वो कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसको आपको पढ़ना चाहिए और वो अच्छे से आएगा समझ में, ठीक है। तो आगे देखिए, तो पहला जो पार्ट्स निकल के आया है, फर्स्ट पार्ट्स यदि हम देखें तो पहला निकल के आया है सोर्स। ठीक है। अब यहीं पे आपको डिसाइड हो जाए क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कैसे कैसे पढ़ने हैं।
और यहीं पे आपका डिसीजन ये भी हो जाए कौन सब्जेक्ट कहाँ कब पढ़ना रहेगा तो अच्छा। जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चला, अब इसी के पैरेलल में यदि हम पावर प्लांट का क्लास स्टार्ट करेंगे, पावर प्लांट का चलेगा, तो पावर प्लांट का जैसे इसी के पैरेलल में जब चलेगा पावर प्लांट, तो आपको पावर प्लांट समझ में आएगा जहाँ पे कि यहाँ पे पावर प्लांट है। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो चलता रहेगा, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ लेंगे तभी यूटिलाइजेशन को अच्छे समझेंगे, ट्रांसमिशन लाइन में भी तभी अच्छे समझेंगे। तो जैसे ही आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिनिश होगा तब तक आपका पावर प्लांट भी लगभग फिनिश होने कगार पे होगा। तो दोनों पैरेलल में सब्जेक्ट चलते रहेंगे। तो वो कैसे चलेगा अभी आपको जस्ट बताते हैं। पहले देखिए, पहला जो पार्ट है सोर्स, सोर्स वहाँ पे जहाँ पे मैकेनिकल, देखिए मैकेनिकल एनर्जी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास, उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है आपको इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वही उसी को बोलते हैं कि सोर्स वाला हिस्सा है। और एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ये जो काम हम जहाँ पे करते हैं इसको बोलते हैं कि ये पावर प्लांट है, पावर प्लांट। अब पावर प्लांट कई प्रकार के हो सकते हैं, ये आपका एक सब्जेक्ट भी है पावर प्लांट, वहीं बिल्कुल सोर्स के पास ही आपको पढ़ना है, ये सब्जेक्ट भी है आपका पावर प्लांट का। ठीक है, बाकी तो बेसिक नॉलेज आपको यही सारी चीज़ें हैं कि बेसिक कैसे कहाँ पे कौन चीज़ें पढ़नी है। तो सोर्स का आप डिफिनीसन एक लिख लीजिए, पहले सोर्स का डिफिनीसन क्या होता है। डिफिनीसन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग which the electrical energy store in the form of voltage or current, and this electrical energy provide provides electrical work, provide work। देखिए सोर्स, जो सोर्स है ये सोर्स जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जहाँ पे पावर प्लांट होता है, ये एक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है। अब इसका ये है कि जैसे मान के चलिए कि वो कौन, ये पार्ट्स होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज या करंट के रूप में। ठीक है, वोल्टेज या करंट के फॉर्म में। और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो प्रोवाइड करती है वर्क, या जिससे हम वर्क अपना संपन्न करते हैं या वर्क डन करते हैं। ठीक है, ये पहला सोर्स था। दूसरा हिस्सा ये है जहाँ पे आपकी बिजली भेजी जा रही है, जिसको हम लोड बोलते हैं। ठीक है, लोड, या दूसरा हिस्सा आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन का है, या लोड जब होगा तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाएगा, बिना लोड का आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते। यही सबसे इम्पॉर्टेंट लोड ही है, लोड नहीं होगा सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। तो एक तो पार्ट आपका ये हो गया सोर्स, पहला पार्ट। दूसरा आपका क्या हो गया, लोड हो गया। अब ये लोड क्या करता है कि लोड की डिफिनीशन ये है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सोर्स से भेजते हैं ये इसको रिसीव करता है और वर्क को परफॉर्म करता है। तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा कि रिसीविंग द एनर्जी, receiving the electrical energy and performing the work
परफॉर्मिंग द वर्क। ठीक है, यानी कि लोड क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करता है और कार्य को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, ये अब लोड में बहुत सारे लोड हो सकते हैं, मशीन है, जनरेटर है, मोटर है, बहुत सारे लोड है। लेकिन जो लोड मेन रूप से जो इलेक्ट्रिकल में जो लोड बनता है वो तीन तरीके से ही हो सकता है या तीन चीज़ों से ही बनाया जा सकता है। तो जैसे आर है जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर, जो इसको बेसिक में ही पढ़ना है, क्योंकि यूटिलाइजेशन में चल के यदि आप मशीन पढ़ेंगे तो रजिस्टर नहीं पढ़ेंगे, रजिस्टर का यूज आप पढ़ेंगे कि रजिस्टर का यूज कहाँ किया जाता है। इसके बाद एक है जो एल जिसको बोलते हैं इंडक्टर, इंडक्टर, और एक होता है सी जिसको बोलते हैं हम कैपेसिटर। ये तीन ही है इलेक्ट्रिकल के लोड जिनके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसीव की जाती है और वर्क को परफॉर्म किया जाता है। यदि ये तीनों ना हो तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाएंगे और वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बाकी RLC के बारे में अच्छे से पढ़ा जाएगा आगे इसी बेसिक में। ठीक है, तीसरा जो पार्ट्स होता है, और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, देखिए अब यहाँ पे यदि लोड की बात करें तो हमें कौन कौन से बुक पढ़ने, एक तो आपको बुक आ जाएगा यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये ध्यान रखिएगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये पॉलिटेक्निक जो लड़के कोर्स करते हैं उनका भी ये सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट उनका है। यदि आप भी अच्छे से पढ़, जैसे पावर प्लांट है आपको पावर प्लांट भी पढ़ना है, पावर प्लांट पढ़ने के बाद यदि यूटिलाइजेशन की बात करें तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ये भी सब्जेक्ट है। यूटिलाइजेशन में एक हिस्सा आ जाएगी आपकी जिसको बोलते हैं मशीन, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन। ठीक है, यहीं पे, ठीक है, यूटिलाइजेशन में ही मशीन आ गया, आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। यहीं पे बहुत सारे बुक हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत और सारे नॉलेज के लिए जैसे आप पढ़ते हैं, आपको मेन इम्पॉर्टेंट जो है कि ये सब्जेक्ट्स के हम नाम बता दे रहे हैं कि ये सब्जेक्ट आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा आता है पार्ट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो होता है ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी में आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। डिफिनीशन इसका देखिए, it is a link or medium। ठीक है, medium which connected the load by सोर्स। मतलब कि ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन एक ये है जहाँ पे लिंक होता है सोर्स और लोड के बीच में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये फिगर, अब यहाँ देखिए सोर्स ये है, लोड आपका ये है, सोर्स और लोड के बीच में जो कनेक्टेड हिस्सा है उसी को ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रांसमिशन लाइन, एक लिंक होता है। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, एक यही सब्जेक्ट आ जाता है ट्रांसमिशन एंड
एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट इसी में आ जाता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। मतलब कि बिजली यदि भेजी जा रही है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, फॉल्ट हो गया तो उसको फॉल्ट को कैसे क्लियर किया जाएगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट ये तभी आप पढ़ेंगे जब आप पावर प्लांट पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स हो गए आपके। नेक्स्ट जो है चौथा, कंट्रोल। बिना कंट्रोल का आप कुछ कर ही नहीं सकते। कंट्रोल कितना हमें बिजली देना है उस हिसाब से आप उसको बिजली देंगे। इसका डिफिनेशन लिखिएगा, लिखिए कि एज नेम, मतलब नेम से ही ये सजेस्ट हो रहा है, सजेस्ट टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। अब देखिए ये ध्यान दीजिए कि ये नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल का मतलब कि अब यहाँ पे अब ये नहीं कि जितना मन करे उतना बिजली इसको भेजते जा रहे हैं, पता चले कि लोड फूक जाए कुछ देर के बाद, लोड यहाँ पे बूम फूक जाए, तो ऐसा नहीं करना है। कंट्रोल में देना है कहाँ किसको कितनी, जैसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बिजली भेजना है वहाँ कंट्रोल करके ज़्यादा बिजली भेजना है, कमर्शियल क्षेत्र में भेजना है उस हिसाब से बिजली को भेजेंगे। और यदि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली भेजने के बाद डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यदि बिजली भेजना है तो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बिजली भेजेंगे तो उस हिसाब से भेजेंगे कि नहीं 220 वोल्ट होना चाहिए। और कंट्रोलिंग करेंगे, कंट्रोलिंग इज इम्पॉर्टेंट। कंट्रोल नहीं करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंट्रोल भी मायने रखता है, कहाँ पे 5 वोल्ट है कहाँ 10 वोल्ट है, उस हिसाब से हमें बिजली देना पड़ता है। तो कंट्रोल है, कंट्रोल एक सब्जेक्ट भी है जिसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम जिसको आपको इसको भी पढ़ना है, ये भी एक सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो हम शुरुआत करेंगे शुरू से, बेसिक में तो ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे चलती रहेंगी जो आपको ये सारी सीखना है। जैसे सोर्स क्या क्या होती है, कैसे कैसे हो सकता है सोर्स, कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ सोर्स को अप्लाई किया जा सकता है, उसका सिंबॉलिक रूप क्या होगा, यदि हम पढ़ेंगे तो उसका सिंबल कैसा बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आप सोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सोर्स, तो ये ध्यान रखना है कि अब आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो थोड़े से आपको ध्यान में रखना है। तो एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, बाकी तो जैसे सोर्स से आपको पावर प्लांट यहाँ पढ़ना ही है, बाकी जैसे बेसिक में भी चलता आ रहा है कि भाई सोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, सोर्स में क्या क्या होते हैं, पढ़ेंगे हम तो सिंबॉलिक उसका सिंबल क्या बनाएंगे, पढ़ने के लिए डिनोट क्या करेंगे। तो सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला जो है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू नीड का मतलब हमें कहाँ कौन से सब्जेक्ट जरूरत पड़े। एक तो मान लीजिए कि बेसिक पढ़ ही रहे, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इम्पॉर्टेंट है, ये चलता रहेगा आपका सब्जेक्ट। यदि हम पढ़ा भी रहे हैं यूट्यूब पे तो ये सब्जेक्ट कंटिन्यूस चलता रहेगा। दूसरा यदि इसी के पैरेलल में देखा जाए, जस्ट दूसरा बता रहे हैं, दूसरा यहाँ पे देखिए जो सोर्स है ये, यहाँ पे हमें ज़रूरत है पावर प्लांट की, ठीक है। तो हम यहाँ पावर प्लांट जो है कि पढ़ेंगे, और यूट्यूब पे आपको जो है कि जस्ट पावर प्लांट ही अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ये पावर प्लांट हो गया, पावर प्लांट, ठीक है। अब ये पैरेलल में चल सकता है पावर प्लांट। पावर प्लांट पढ़ने के बाद जस्ट आपको पढ़ना है तीसरे नंबर पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन।
बेसिक चल रहा है आपका यहाँ पे यूट्यूब पे। पावर प्लांट जस्ट इसी के पैरेलल में चलेगा। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इसके बाद चलेगी। स्विच कैन प्रोटेक्शन होगा। जो पांचवा सब्जेक्ट आपका जब पढ़ेंगे, आप यूटिलाइजेशन में पहुंच चुके होंगे, अपने घर पे आपकी बिजली पहुंच चुकी होगी, ठीक है। और वहाँ यदि पहुंच चुकी होगी तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है मशीन, ठीक है। मशीन में बहुत सारे मशीन हैं। जैसे आपको अल्टरनेटर पढ़ना है, अल्टरनेटर आप वहाँ पे बार बार पावर प्लांट में नाम लिया जाएगा, लेकिन आपको अल्टरनेटर पढ़नी है मशीन में। और इसके बाद आपको पढ़ना है ट्रांसफार्मर, इसके बाद पढ़ना है आपको, मतलब ऐसे लिख देना है आपको, एसी मशीन एंड डीसी मशीन। और कुछ आपको स्पेशल मशीन भी पढ़नी है, स्पेशल मशीन भी पढ़नी है आपको कुछ। मशीन पढ़ने के बाद आप ये और पढ़ सकते हैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट और एक सब्जेक्ट होता है मेजरमेंट, क्योंकि अब जब तक मेजरमेंट नहीं करेंगे, जैसे मान चलिए कि हमने पंखा लगा दिया, अब हमको पता ही नहीं कि पंखे में कितना करंट आएगा, कितना उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तब तो दिक्कत है। तो मेजरमेंट इज ए इम्पॉर्टेंट, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल का में पढ़ना है मेजरमेंट, ये नहीं किलोग्राम में पढ़ना है, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 चीज़ें हैं, इसको भी सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक इसी में जो है कि पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक इसी में आप पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है सब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके बाद इसमें आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और आ जाएंगे, जिसमें पढ़ा जाएगा उसमें इसको ध्यान में से बताया जाएगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वो इन्हीं सारे सब्जेक्टों से निकल के आएंगे, ठीक है। यानी कि ये सब्जेक्ट कोई नया सब्जेक्ट बन जाएगा, इन्हीं सारे सब्जेक्ट से आएंगे निकल के, तो उस पर अच्छे से बात होगी वहाँ पे। अब ये समझ लीजिए, इसका जो है कि वेटेज समझिए। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके इंफॉर्मेशन के बेस पे बहुत ही बेस्ट, और ये यदि नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं जानते हैं। पावर प्लांट भी इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो है 1 मिनट, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, स्विच गियर भी है। मशीन में एक लंबा हो जाता है क्योंकि अल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर है। एसी मशीन में आपका सिंक्रोनस मशीनें भी आ जाती हैं। सिंक्रोनस के बाद आपका जो है कि डीसी मशीन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। जनरेटर भी पढ़ना है डीसी मशीन में, और मोटर भी पढ़ना है। स्पेशल मशीन्स भी पढ़ने हैं, जैसे आपका स्विंग मशीन में लगता है जो मशीनें, या जो मशीन प्रिंटर प्रेस में जो प्रिंटिंग वाली मशीनें होती हैं उसमें जो मशीनें लगती हैं, वो सारी स्पेशल मशीन में आएगा, उसको भी पढ़ना। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी पढ़ना है, इसमें बहुत सारा अहम रोल है, ख़ास तौर से अकॉर्डिंग टू आपके पेपर या अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ना है आपको अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। और मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, वोल्ट मीटर का नाम आपने सुना होगा, ए मीटर का नाम आपने सुना होगा।
और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे। तो अब जो आपका पैटर्न होगा, एक तो पहला बेसिक आपका चल रहा है BEE जिसको बोलते हैं, दूसरा इसी का जो है कि हो जाएगा आपका पैरेलल में ही आपको चलेगा एक सब्जेक्ट पावर प्लांट। पावर प्लांट के बाद जस्ट हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट इसके बाद यहाँ पे चलेगा आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। और इसी में यहाँ पे BEE जैसे ही फिनिश होगा आपका, वैसे ही मशीन चलना स्टार्ट हो जाएगा। और मशीन एक लंबा टॉपिक है जिसको अकॉर्डिंग टू हम सिलेबस ही पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, ख़ास तौर से जैसे आने वाला एग्ज़ाम है UPPCL JEE का और UPPCL AE भी, दोनों का नोटिफिकेशन जल्द ही आपको मिलने वाला है। और यूपी मेट्रो में भी वैकेंसी आने वाली है JEE की, मेट्रो में JEE की वैकेंसी। यूपी आर्मिनल JEE की भी वैकेंसी अभी आएगी जस्ट, और यूपी आर्मिनल AE की भी वैकेंसी जस्ट अभी देखने को मिलेगी। और ये UPPCL JEE की तो वैकेंसी लगभग 300 मोर देन सीटें निकलने वाली हैं, ठीक है। और UPPCL AE की भी लगभग 200 के आसपास, 150-200 के आसपास सीटें आएंगी, 150 से 200 के बीच में ही सीट रहेंगी AE की भी, ठीक है। और यूपी मेट्रो का अभी इसका तो कुछ अंदर का पता नहीं है, लेकिन UPPCL में 300 से ज़्यादा सीटें जो है कि आने वाली हैं। तो आप तैयारी अपनी कंटिन्यूस बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि हमें भी हौसला मिलता रहे और आपके लिए अच्छे से क्लासेज लेकर जो है कि आते रहें। धन्यवाद।